नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम CUCET 2020 के मैथमेटिक्स के लीनियर अलजेब्रा के कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें लीनियर अलजेब्रा की तो CUCET 2020 में लीनियर अलजेब्रा से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और टोटल क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स वाले पार्ट से आते हैं कितने आते हैं 75। दिस मीन्स अबाउट आपका 20% वेटेज किसका है लीनियर अलजेब्रा का। 2019 में भी 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। और भी अगर MSc इंटरेस्ट की बात करें, चाहे BHU की बात करो, DU की बात करो, JNU की बात करो, कोई भी MSc इंटरेस्ट एग्जाम मैथमेटिक्स से संबंधित या CSIR नेट हो, JRF हो, गेट राइट, किसी भी एग्जाम में देख लो लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीन सब्जेक्ट से भरपूर मात्रा में क्वेश्चन आते हैं राइट। तो लीनियर अलजेब्रा को किसी भी हालत में इग्नोर ना कीजिए, उसका शानदार तरीके से एनालिसिस जरूर कीजिएगा। चलते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं ये अपने टेलीग्राम चैनल BHU एलुमनाई स्मार्ट सॉल्यूशन पर CUCET 2020 नाम से फाइल है, उसमें क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट हो रहे हैं और जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक हम डिस्कस करते जाएंगे। ये इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर आप दोबारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, एक बार तो आपने वीडियो देख लिया, लेकिन जब भी आप दोबारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो हम सीरियल से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ना, सीरियल से, तो आपको देखने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। क्यों? हमने टाइम स्टैम्प भी यहाँ ऐड कर देंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 41 का ये, क्वेश्चन नंबर 42 का ये, क्वेश्चन नंबर 43, इस प्रकार से चलता जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बोला आपको, एक ही मास्टर की है क्या, क्वेश्चन पढ़ो ऑप्शन पढ़ो। चलो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, कौन सा स्टेटमेंट था ये अपने को, फॉल्स चाहिए। यहाँ ध्यान रखना क्योंकि अपने जल्दबाजी एग्जाम में इतनी होती है कि ट्रू और फॉल्स का हमें अता पता नहीं रहता, तो दिमाग पर जोर डालिएगा कि ट्रू पूछ रहा है फॉल्स पूछ रहा है। चलो, एवरी वेक्टर स्पेस हैज एटलीस्ट 2 सब स्पेसेस, बिल्कुल सही है जी। द सम ऑफ एनी 2 सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज आल्सो ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, बिल्कुल सही है जी। यूनियन ऑफ एनी 2 सबस्पेस इज आल्सो ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। द सेट x बिलोंग्स टू R इज ए सबस्पेस ऑफ R3। तो सिंपल सा है, देखो लगभग सभी थ्योरम में है। जब मैंने एक चीज बोली थी आपको, अगर कोई भी स्टेटमेंट प्रूफ वाला है डायरेक्ट वाला, तो स्टैंडर्ड थ्योरम का यूज है या कोई कोरोलरी का यूज है राइट, तो अपने को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। जो भी अपनी थ्योरम के अकॉर्डिंग सही नहीं है उसको डिस्कार्ड कर दो। तो देखो फॉल्स पूछा है, ये ट्रू है। अरे भाई सम है ना, सम ऑफ सब स्पेसेस सब स्पेस होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस होता है, लेकिन यूनियन हमेशा सब स्पेस नहीं होता राइट। एग्जाम्पल तो क्या है, ये ले लो एग्जाम्पल, W1 इज इक्वल टू A00, A belongs to R, W2 is equal to 0B0 where B belongs to real number, W1 union W2 is nothing but X belongs to R3 such that X equal to A00 or X equal to 0B0 where AB belongs to R। तो देखो इस प्रकार से डिफाइन हो गया, ठीक है। लेकिन इसका देखो ये एलिमेंट है, कौन है 1 0 0 इसका एलिमेंट है, 0 1 0 ये भी इसका एलिमेंट है, लेकिन बट 1 0 0 प्लस 0 1 0 इक्वल टू 1 1 0, दिस डजेंट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। हेंस अपना ये एसोसिएटिव काय कर रही है, अपनी क्लोजर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है राइट, जो अपना एडिटिव क्लोजर वाली प्रॉपर्टी, तो दिस मीन्स ये सब स्पेस नहीं हो सकती है ना। तो अपना डिस्कार्ड ऑप्शन नहीं, सॉरी फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, देखो फॉल्स पूछा है तो फॉल्स कौन सा है, ऑप्शन सी। तो कंप्यूटर जी को बोलो कि ऑप्शन सी को लॉक कर दे। और रेस्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इसमें डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है राइट। क्यों डायरेक्ट ये थ्योरम के स्टेटमेंट है या थ्योरम के है ना, तो आप बुक से देख लेना इनका प्रूफ, अब लंबा चौड़ा प्रूफ जो भी आपको मिले बुक में मिल जाएगा। जो भी स्टैंडर्ड अपने पास रिजल्ट होते हैं या थ्योरम होती है उनको हम डिस्कस नहीं करते हैं राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने टेलीग्राम पे चैनल पढ़ा उसका है क्वेश्चन नंबर 42, 41 हमने डिस्कस कर लिया है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो वहां पूछा था फॉल्स के लिए, यहाँ पूछा है करेक्ट के लिए, इसीलिए बोलता हूँ कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। फॉल्स पूछा है या ट्रू पूछा है। S and T be any two subset of a vector space, then S not equal to T implies linear span of S is not equal to linear span of T, right? Every superset of Li set is Li. Every subset of LD set is LD. Every superset of linearly dependent set is linearly dependent. अब देखो ये देखने से क्वेश्चन हो गया होगा आपने, अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया। देखो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो एक चीज दो चीज कॉमन आ रही है यहाँ, एक तो आ रही है सबसेट, एक आ रही है सुपरसेट। चलो इनकी एक बार चर्चा कर लेता हूँ। अगर कोई अपना एलआई सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, तो इसके केस में देखना आपने थ्योरम प्रूव किया होगा, छोटा सा कोडली प्रूव किया होगा। एलआई सेट का सबसेट तो क्या होगा एलआई, लेकिन क्या सुपरसेट में और में नॉट बी एलआई। कोई भी एलआई सेट है उसका सबसेट तो हमेशा गारंटेड क्या होगा एलआई होगा, बट इसका सुपरसेट वो एलआई या लीनियरली इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे हमने R3 की बात करूं मैं 1 0 0 0 1 0 कोई सेट है, इन दो मेंबर को कंटेन कर रहा है, इसका एक हमने सुपर सेट ले लिया 1 0 0 0 1 0 1 2 0 ले सकते हैं। 1 2 3 एलिमेंट है, 1 2 इसमें 2 एलिमेंट है, ये इसका सुपर सेट है। ये तो एलआई है लेकिन ये एलआई नहीं है, क्यों? ये वाला इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। देखो 1 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, राइट? दिस मीन्स दिस इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट बट सुपर सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। दिस मीन्स सुपर सेट ऑफ एलआई सेट में और मे नॉट बी एलआई। अब बात करते हैं लीनियरली डिपेंडेंट की। लीनियरली डिपेंडेंट की बात करें तो यहां उल्टा है, देखना सुपर सेट वो तो हमेशा क्या होगा लीनियरली डिपेंडेंट, बशर्ते अपना सेट क्या हो लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन सबसेट में और मे नॉट बी एलडी, देखो उल्टा है, रटने की कोशिश मत करना। आप अगर रटने की कोशिश करोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आप काउंटर एग्जांपल्स की मदद से इसको देखने का ट्राई कीजिएगा। ये सिंपल सा वैसे थ्योरम है तो वैसे हो भी जाता है। देखो सुपर सेट एलडी एलडी, यहां से देखो सबसेट में और मे नॉट बी एलडी, ये एलडी है ना लीनियरली डिपेंडेंट, इसका सबसेट क्या है एलआई है। देखो सबसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट नो इज नॉट एलडी इन जनरल केस, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, गारंटेड नहीं कह सकते। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका सुपर सेट तो क्या होगा हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम प्रूव कर सकते हो आप नॉर्मली। सबसेट एलआई सेट का एलआई होगा। तो यहां देखो एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, तो कंप्यूटर जी को बोलो कि ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, लॉक कर दिया। अब देखो एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, कोई जरूरी नहीं है ये एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट लिया, ये इसका सबसेट है, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है ना। दिस मीन्स ये जनरल वे में ट्रू नहीं है। क्वेश्चन तो हो गया, मैं थोड़ा डिस्कशन के लिए या 360 डिग्री पोस्टमार्टम की दृष्टि से बता रहा हूँ। एवरी सुपर सेट ऑफ एलआई सेट इज एलआई, ये एलआई है, ये इसका सुपर सेट है, कोई गारंटी नहीं है ना एलआई होना, ये एलडी है ना, ठीक है ना। तो ये भी जनरल में ट्रू नहीं है। अगर इसको आपस में रिप्लेस कर दिया जाए, यहाँ सबसेट आ जाए यहाँ सुपर सेट आ जाए, तो मामला कुछ बैठ सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। देखो यहाँ बंदा मात खा जाता है इसमें, देखना S and T be any two subset of a vector space, if S is not equal to T then linear span of S is not equal to linear span of T। ये बोल रहा है कि ये होना चाहिए। देखो देखने से क्या लग रहा है, थोड़ा सा सत्य सत्य या ट्रू लग रहा है, लेकिन देखो
ये यही तिकड़म है। देखना तिकड़म क्या है, ये हमेशा गारंटेड सत्य नहीं है, गारंटेड ट्रू नहीं है। तो आप बोलोगे साहब एक हमको एक सा एग्जाम्पल दो जिसके लिए आप बता सको कि ये ट्रू नहीं है। चलो आपके लिए हम एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। हमने कोई सेट लिया ए, इसमें केवल हमने सिंगलटन एलिमेंट ले लिया, कौन सा 1 0 0। किसका सबसेट ले लिया हमने, R3 का ले लिया। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हम। एक सेट ये ले लिया 2 0 0, ये भी R3 का ले लिया। A इज नॉट इक्वल टू बी है ना, A इज नॉट इक्वल टू बी है ना, लेकिन लीनियर स्पेन ऑफ ए क्या है, अल्फा 1 0 0, अल्फा बिलोंग्स टू R। लीनियर स्पेन ऑफ बी क्या है, अल्फा 2 0 0, अल्फा बिलोंग्स टू R। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 बाहर आ गया, 2 अल्फा 1 0 0, अल्फा बिलोंग्स टू R, या अल्फा डैश 1 0 0, अल्फा डैश बिलोंग्स टू R, राइट। तो ये दोनों इक्वल हो गए ना आपस में। देखो ए एंड बी नॉट इक्वल बट दियर लीनियर स्पेन इज इक्वल, या लीनियर स्पेन इनका इक्वल है, राइट। तो इस स्टेटमेंट को जनरल वे में डिस्कार्ड कर दिया इसने, जनरल वे में इसको राफेल से उड़ा दिया, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। अगर आपके पास डायरेक्ट थ्योरम का यूज हो रहा है या आपको कुछ पढ़ा हुआ आ गया तो सीधा ही लगा दो, ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आपको कुछ उसमें नहीं नजर आए, अगर आपको लगे कि भाई साहब मैं यार पढ़ा हुआ नहीं है या लगता है मेरे को सीधा तरीके से नहीं होने वाला, तो फिर क्या करो, आप काउंटर एग्जाम्पल का यूज करो, उससे तुरंत ही हो जाएगा। लेकिन काउंटर एग्जाम्पल का यूज तभी कर पाओगे जब थोड़ा बहुत आपका प्रॉपर्टी याद है। थैंक यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 43 नंबर का क्वेश्चन है अपने CUCT के पेपर में, जो अपने टेलीग्राम चैनल पे है। Which of the following subset of all continuous function on real number CTS means continuous function is Li means linearly independent? This means अपने को सबसे पहले अगर आपको डायरेक्ट लग जाए तो ठीक है, अगर नहीं लगे तो उन ऑप्शन को सबको भगा दो जो क्या है लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ देखो, इसको देखो, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। ये देखने से क्या लग रहा है, देखो sin x cos x sin 1 प्लस एक्स। तो sin 1 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं, sin 1 प्लस एक्स इज नथिंग बट sin 1 cos x प्लस cos 1 sin x। इसको C1 cos ऑफ x प्लस C2 sin ऑफ x, वेयर C1 एंड C2 बिलोंग्स टू R, C1 C2 बिलोंग्स टू R, C1 इक्वल टू दिस, C2 इक्वल टू दिस। दिस मीन्स ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। दिस मीन्स ये तो अपना लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। अरे लीनियरली डिपेंडेंट किसे बोलते हैं, इफ एवरी एलिमेंट या कोई भी सेट है उसका एक एलिमेंट एटलीस्ट वन एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। दिस मीन्स वो LD, ये LD हो गया ना। ठीक है, दो तरीका बताऊंगा, ये तो सिंपल सा है। लीनियरली डिपेंडेंट अगर कोई सेट है अल्फा 1 अल्फा n, इफ अल्फा i इक्वल टू अल्फा 1 या a अल्फा 1 a2 अल्फा 2 एंड सो ऑन a n माइनस 1 अल्फा n, राइट। अगर कोई भी मेंबर दूसरे एलिमेंट के, उसी सेट के दूसरे एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, दिस मीन्स वो क्या होगा LD। अपने केस में ये सत्य हो गया, दिस मीन्स ये LD है। अपने को क्या चाहिए, Li चाहिए। इसको क्या कर दो, सैनिटाइज कर दो। इसको देखो साइन स्क्वायर एक्स कोस 2x 1, कोस 2x क्या बोलता है, कोस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखो दिस मीन्स ये इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। देखो 2 इंटू दिस माइनस 1 इंटू दिस, दिस दिस एंड दिस 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 दिस, ये एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकते हैं। दिस मीन्स ये भी क्या अपना लीनियरली डिपेंडेंट। इसको भी हमने क्या कर दिया, सैनिटाइज कर दिया, वैक्सीनेशन इसका कर दिया। अब इसको देखो x साइन x कोस ऑफ x,
यहाँ थोड़ा सा कुछ अलग मैटर नज़र आ रहा है, ठीक है ना। देखने से डायरेक्ट पता नहीं लगता, तो क्या करते हैं, देखो अगर कोई भी अपने रोन्सकिन पढ़ा होगा, कोई भी अपने जो कंटिन्यूस फंक्शन है, राइट, तो उनका रोन्सकिन अगर जीरो आ जाए, रोन्सकिन क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर रोन्सकिन नॉन जीरो आ गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो रोन्सकिन कैसे निकालते हैं, एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश। अगर यहाँ इसमें दो एलिमेंट होते तो इतना ही आ जाता, कौन कितना, ये वाला एफ जी डैश। अगर चार होते तो यहाँ कुछ और जुड़ता जाता। इस प्रकार 4x4 का डिटरमिनेंट निकाल लेते, ठीक है ना। तो रोन्सकिन निकाल लो इसका, x साइन एक्स कोस एक्स 1 माइनस कोस ऑफ एक्स, डिटरमिनेंट वन टाइम, डेरिवेटिव वन टाइम, डेरिवेटिव टू टाइम, साइन ऑफ एक्स माइनस दिस प्लस 0 माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस कोस ऑफ एक्स, राइट। तो ऐसा क्या आएगा, एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, गलत तो नहीं लिखा ना, ठीक है, सॉरी माइनस आएगा यहाँ, -1 तो माइनस साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स, ये 0, ये आ गया माइनस एक्स, राइट, माइनस एक्स आ गया। तो जनरल वे में नॉट इक्वल टू 0, जनरल वे में क्या है, नॉन जीरो है। दिस मीन्स देखो जनरल वे से कुछ भी हो, एक मिनट रुको, ये x इक्वल टू 0 के लिए 0 बन रहा है ना नहीं बन रहा है, एक मिनट रुको, बिल्कुल ये x इक्वल टू 0 के लिए 0 बन गया, फॉर x इक्वल टू 0। देन ये भी क्या हो गया अपना, ये भी लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। देखो अगर रोन्सकिन की दो ही प्रॉपर्टी होती है, आइदर 0 और नॉट इक्वल टू 0 आइडेंटिकली। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा मिल जाए जिसके लिए रोन्सकिन 0 हो जाए, दिस मीन्स रोन्सकिन अपना आइडेंटिकली 0। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा मिल जाए जिसके लिए रोन्सकिन नॉन जीरो, मतलब रोन्सकिन आइदर आइडेंटिकली 0 और आइडेंटिकली नॉन जीरो, ठीक है। इस केस में अपने को 0 रखें, जब इसकी वैल्यू किसकी, x की वैल्यू 0 रखें तो ये आइडेंटिकली 0 बन रहा है। देखो x की 0 के लिए क्या आएगा, देखो इसी को देख लो एक बार दोबारा से, 0 0 1 1 1 0 0 0 -1, इसका डिटरमिनेंट निकालो, देखो क्या आएगा, 0 0, राइट। तो ये भी क्या अपना लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। रोन्सकिन निकाल लो, अगर कोई ऐसा पॉइंट मिले जिसके लिए रोन्सकिन 0 है, दिस मीन्स वो जो जितने भी इसके मेंबर हैं या जो सेट है वो क्या आपका लीनियरली डिपेंडेंट। इसको भी सैनिटाइज कर दिया, तो बचा जो वो तो एल आई होना ही है। इसका रोन्सकिन निकाल कर देख सकते हो आप, ठीक है ना, लेकिन वो थोड़ा सा टेढ़ा पड़ेगा मेरे ख्याल से। मतलब ये देखो ये क्या है, एल आई सिंपल सा। अब अगर आपको ये पूछ लेता, इसे अपना जेएनयू में पूछा गया था, जेएनयू में क्या पूछा गया था, कंसिडर द कंटिन्यूअस फंक्शन वाला, देन कंसिडर द फॉलोइंग कंसिडर कर लिया, फिर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एल डी, निम्न में से कौन से एल डी होंगे। ऑप्शन ए दे दिया आपको ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी दे दिया ओनली फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी दे दिया ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड, या ऑल ऑफ अबव। इस प्रकार पूछ सकता है, क्योंकि जो धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ रहा है एग्जाम्स का ना, कंपटीशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा थोड़ा पेपर उतना ही थोड़ा ठीक ठाक आएगा। जेएनयू में इस प्रकार से पूछा जाता है। आपके जो भी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है, स्विमिंग का पेपर तो थोड़ा ईजी आता है। इस प्रकार पूछेगा, ये एल डी है, फॉलोइंग आर एल डी, एल आई नहीं पूछा है, अब एल डी पर आ गए हम, थोड़ा इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, ये भी चेक करना पड़ेगा, ये भी चेक करना पड़ेगा, और ये तो है ही, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखो, इसके लिए भी एल डी के चेक करने के लिए देखो क्या बताऊँ मैं आपको, आप वो तरीका यूज कर सकते हो, लेंदी वाला, थोड़ा लेंदी जरूर है। देखो या वैसे भी देखो, इसको अगर अल्फा लिखें, अल्फा 1 प्लस बीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस गामा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस डेल्टा 3x। अपने को कोई भी सेट एल आई कब होता है, जब अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा n vn इक्वल टू 0। कोई भी सेट, एनी सेट कंटेनिंग v1 v2 vn इज कॉल्ड एल आई इफ फॉर एवरी अल्फा 1 v1 प्लस 1 अल्फा n vn इक्वल टू 0 if this implies alpha I is identically 0 for all I belongs to index set, then we can say the set alpha 1 v1 v2 and vn are क्या, यह इज एल आई। ठीक है ना। अब देखो क्या आ गया, अल्फा जो कॉन्स्टेंट टर्म है प्लस अक्स की टर्म कौन कौन सी है, बीटा प्लस गामा प्लस 3 डेल्टा एक्स प्लस गामा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बराबर 0। देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, अल्फा 0 हो गया। ठीक है, ये 0, ये 0, बीटा बराबर गामा हो गया, बीटा बराबर गामा हो गया, ये 0 है, बीटा बराबर गामा। तो इस प्रकार आप देख लेना, कैलकुलेट कर लेना, ये 0 है, बीटा बराबर गामा है, तो 2 गामा प्लस 3 डेल्टा बराबर 0। कुछ भी कर लो, एन के एन प्रकार आपका ये एल डी, ये सभी अल्फा बीटा गामा डेल्टा सबको क्या होना पड़ेगा, 0। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं ये जो सेट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, आई होप थोड़ा समझ में आ गया होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हर एग्जाम में अच्छा खासा आता है, राइट। तो इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन लगा लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स द करेक्ट स्टेटमेंट। अपने को जो क्वेश्चन चल रहे हैं फॉल्स और करेक्ट वाले ही ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो अपने को करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, करेक्ट करना है ना, बरोबर है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पॉपुलर फॉर्मूला बोलता है क्या, सभी ऑप्शन पर डालो। अगर कोई स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड रिजल्ट यूज में आ रहा है तो डायरेक्ट लगा दो, अदरवाइज क्या कर लेना, थोड़ा डिस्कस कर लेना। एग्जाम में तो डिस्कस करने का टाइम कहाँ रहता है, डायरेक्ट क्या करो, तुरंत स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है तो तुरंत लगा दो, अदरवाइज ऑप्शन डिस्कार्ड करके तिकड़म लगा करके वैसे कर सकते हो। एवरी वेक्टर स्पेस हैज ए यूनिक बेसिस। देखो सोचेगा क्या सही ट्रू है या फॉल्स है। एनी बेसिस फॉर R3 ओवर R कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस ऑफ R4 ओवर R। every set of n linearly independent vectors, n plus 1 है, in n dimensional vector space is Li। every set of n Li vectors in n dimensional vector space is basis। देखो ये तो आपने अगर थ्योरम पढ़ी है, अगर आपने 2-4 थ्योरम ही प्रूव की है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम में एक तो ये वाला मिल गया होगा आपको, एक आपका ये वाला मिल गया होगा, राइट। ये बुक की एक्सरसाइज मिलेगी, ये तो ये थ्योरम में मिल जाएगी, राइट। ये अपना ट्रू स्टेटमेंट है। कोई भी अगर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, कोई वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन n है, अगर कोई सबसेट A है वो Li है और उसका कार्डिनलिटी क्या है n, दिस मीन्स उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है और n क्या है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, देन ये क्या कहलाएगा, इसका बेसिस गारंटेड होगा, राइट। ठीक है, दिस मीन्स अगर कोई R3 और R एग्जाम्पल के तौर पर इसका कोई भी, इसकी जगह ये भी दे सकता है आपको, इफ ए जो भी 3 मेंबर हैं इसके अल्फा बीटा गामा, किसके, R3 के, इफ ए सेट इज Li देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए इज बेसिस ऑफ, yet then A will be basis of R3 over R, A will not be basis of R3 over R। इस टाइप से आपको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, कंप्यूटर जी को बोलो इसको लॉक कर दिया जाए। अब ये देखो, ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, सुपर सेट ऑफ Li सेट मे और मे नॉट बी Li, और इसमें एक रिजल्ट और बताता हूँ आपको, कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ स्पेनिंग सेट। S means स्पेनिंग सेट इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ Li सेट। ध्यान देखना, कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस मीन्स डायमेंशन। ये अमूमन पूछते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, नेट में पूछते हैं
कि जो बेसिस की कार्डिनलिटी है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ स्पेनिंग सेट, कार्डिनलिटी ऑफ स्पेनिंग सेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एलआई सेट। इसको कुछ ऐसे एग्जाम्पल देकर पूछते हैं आपको, या सॉरी ऑप्शन देकर के कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और फॉल्स, और इनका यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, राइट। आपको पूछ लेंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ स्पेनिंग सेट, कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस इज ऑलवेज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ स्पेनिंग सेट, कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस या डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एलआई सेट, या डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एलआई सेट। इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो अगर ये आपने पढ़ा होगा, एक्सरसाइज की होगी, अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है उसमें जो भी बेसिस होगा उसका डायमेंशन कितना होगा, n, सॉरी कार्डिनलिटी कितनी होगी, n। अगर n प्लस 1 वेक्टर आ गए, दिस मीन्स इससे ज़्यादा वेक्टर आ गए, इससे ज़्यादा, तो एल आई तो नहीं हो सकता ना। एल आई होता, एल आई की कंडीशन क्या थी, या तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डायमेंशन के इक्वल आए या क्या आए, कम आए। तो ये तो भाई साहब n+1 आ गया, ज़्यादा आ गया ना, तो ये तो देखो इसी से हो गया, ठीक है ना। और आप बुक में एक्सरसाइज मिल जाएगी, या छोटा सा आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। इसको भगा दो, सिमिलरली ये भी फॉल्स हो जाएगा। और ये देखो ये यूनिक बेसिस नहीं होता। यूनिक बेसिस क्यों नहीं होता, देखो ये देख लो आप, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एक बेसिस ये है, दूसरा है 1 0 0 1 1 0। R3 की बात करूँ तो 1 1 1 है ना। अरे एक के अपने को बहुत सारे मिल रहे हैं तो हम जनरल तो नहीं बोल सकते ना, ठीक है ना। तो ये नीड नॉट बी यूनिक, या यूनिक नहीं होता। बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस के, यूनिक होना कोई ज़रूरी नहीं है। जो कोई ज़रूरी क्या यूनिक हो, कोई पर्टिकुलर केस में हो सकता है, या कोई सिंगलटन स्पेस ले लें तो, ठीक है ना। और इसमें ऐसा नहीं हो सकता, तो यूनिक बेसिस कोई ज़रूरी नहीं है अपने पास एग्जिस्ट करे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी डिस्कस कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये अपना CUCT पेपर का क्वेश्चन नंबर 45 नंबर का क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का है, चाहे सारे एंट्रेंस एग्जाम हो, ऑल MSc एंट्रेंस, CSIR नेट, गेट, NBHM, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेट T फ्रॉम दिस टू दिस बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय दिस। ये थोड़ा सा वैसे लिखा हुआ था 5x - 2y 2x + y T ऑफ x y है ना। हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लिया इसको, ठीक है ना। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड b इक्वल टू दिस, ये अपना जो स्टैंडर्ड बेसिस है ये अपने को गिवन है, राइट। अपने को पूछा है कि देन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किसका, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, किसके रेस्पेक्ट में, b के रेस्पेक्ट में। तो अपना देखने से क्या लग रहा है, देखो इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, T ऑफ x y इक्वल टू 5 - 2 2 1 x y। सिंस ये देखो क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, राइट। R2 का स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में, दिस मीन्स इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ये किस में है, अरे ये तो वैसा गड़बड़ है, ये तो क्या है, गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। देखो किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो 5 - 1 5 - 2 2, ये तो किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, राइट। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है। इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किसके रेस्पेक्ट में, इस बेसिस के रेस्पेक्ट में, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T विद रेस्पेक्ट टू बेसिस B, ये क्या होगा, ये वाला हो जाएगा 5 - 2 2 1। ये देखो निकालते कैसे वो बता देता हूँ। कई बार यहाँ कुछ पर्टिकुलर बेसिस दे देता है, तो उसके केस में क्या होता है देखना। अपने पास बेसिस है, क्या है, V1 V2 एंड सो ऑन Vn। तो क्या करेंगे हम, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से इस V1 की इमेज निकालेंगे, ठीक है। V1 की इमेज जो भी आई उसको, जो बेसिस के एलिमेंट हैं α1 V1 प्लस सो ऑन αn Vn, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। तो जो ये कोफिशिएंट है उनका अपने पास पहला कॉलम आ जाएगा α1 α2 एंड सो ऑन αn।
फिर V2 की इमेज निकालेंगे, जो भी आएगा उसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, β1 V1 सोन βn Vn, फिर β1 β2 एंड सोन βn। इस प्रकार से चलता जाएगा। अगर सपोज करो T ऑफ Vn का आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, P1 V1 P2 V2 है ना, तो ये अपने पास अगर ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन हो कहाँ से कहाँ, ये हो अपना एन वी या मान लो आप m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस टू n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो, तो आपके पास आता है ये n क्रॉस m का। अगर आपके पास m डायमेंशन टू n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में हो तो क्या आ जाता है, ये n क्रॉस m का अपने पास मैट्रिक्स आ जाएगा। लेकिन अगर ये भी n डायमेंशनल हो और ये भी n डायमेंशन हो तो n डायमेंशन का आएगा। जनरल केस में देखो m टू n है तो n क्रॉस m का आएगा, ठीक है ना, ये जनरल वे में बता रहा हूँ। अपने इस केस में आ जाते हैं, इसकी इमेज निकालो, किसकी, 10 की, क्या आएगी, 10 की इमेज 5 2 510 प्लस 2 0 1 510 201, तो 5 2 हमने लिख दिया। ये 5 देखो ये फर्स्ट कॉलम बन गया ना जो कोफिशिएंट का, तो हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया 5 2, ये रहा 5 2, कहाँ गया, ये रहा ठीक है ना। T ऑफ 0 1 क्या आएगा भाई साहब, देखो 0 1, अरे गलत तो नहीं लिख दिया ना, -2 दिस प्लस 1 दिस, जो भी कोफिशिएंट है उनका दूसरा कॉलम। ये देखो ऑर्डर से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सबसे पहले इसकी इमेज निकाल दो फिर जो कोफिशिएंट आए उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने पर उनका फर्स्ट कॉलम बना दो। फर्स्ट एलिमेंट उसका फर्स्ट को जो कोफिशिएंट आएगा उनका फर्स्ट कॉलम, सेकंड वाले का सेकंड कॉलम, राइट। तो यहाँ क्या बन जाएगा 2 1 -2 1, तो -2 1। तो इसमें देखो कोई भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है यहाँ, तो इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर मैं इसको -2 कर दूँ, अगर मैं इसको -2 कर दूँ तो हम कंप्यूटर जी को बोल सकते हैं कि इसको लॉक कर दिया जाए, ठीक है ना। इसको आपको अगर आपको इसमें आपको बोनस मिलेगा अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना आ गया होगा। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर बार आने का 100% पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी रहता है। इस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से, बेसिस के एलिमेंट लो उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो और इस प्रकार से आपके जो कोफिशिएंट है उनके कॉलम बनाते जाओ। अब देखो कई बार क्या पूछता है, ऐसा भी पूछ लेता है, अगर कोई n डायमेंशनल टू n डायमेंशनल में है तो जगह इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, n क्रॉस m ऑर्डर का, ठीक है ना। ऐसा है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई आ जाए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और आपके पास जो अपने स्टैंडर्ड बेसिस हो, स्टैंडर्ड बेसिस जैसे इसका होता है E1 E2 R3 का E1 E2 E3, E1 मीन्स 1 0 0, E2 0 1 0, E3 0 0 1। अगर इस प्रकार से आए तो डायरेक्ट जो भी अपना ये बनेगा इस प्रकार से, इनको इस प्रकार से लिख लो, अरे भाई इसको AX फॉर्म में लिख लो, फिर जो A आएगा ना वही क्या उसका हुआ इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रेस्पेक्ट टू दिस टाइप ऑफ बेसिस। लेकिन अगर इसकी जगह ये आ जाए, अगर इसकी जगह ये आ जाए तब मामला थोड़ा सा अलग हो सकता है। क्या हो सकता है अभी देख लेते हैं। देखो मान लो ये देख लेते हैं, देखो सेम केस में ये मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। मान लो आपका पास ये बेसिस गिवन है, तो पहला काम तो कर लिया आपने, नहीं पहला काम नहीं हुआ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देखो गड़बड़ क्या हो गया, इसकी इमेज निकाली ये आ गई, अब इनको इसके और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो। अब देखो वो स्टैंडर्ड वाला नहीं है तो क्या करोगे, ये आ गया, फिर इनको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखेंगे। देखो अपने को यहाँ चाहिए 1 तो इसको कर दो 1, यहाँ क्या चाहिए, यहाँ चाहिए 1 नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए 2 तो 2 हो गया, 2 तो यहाँ आ गया, यहाँ 3, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम 3 2। सेकंड की बात करो 0 1 की इमेज -2 1 आ गई, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दो, किसके, इसके और इसके, तो क्या आएगा 1 0 1 1 1, ये तो 1 ठीक रहेगा यहाँ तो, और यहाँ क्या आना चाहिए -2, इसमें सेम है क्या, ना सेम नहीं है, -3, ठीक है ना। तो -3
1। ये किसका हो गया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू बी डैश, ठीक है ना, राइट। तो इस प्रकार देखो वेरी करता है, इसलिए हम कोई रटा रटा चीज़ नहीं बताते हैं आपको कि ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। सिस्टमेटिक प्रोसेस बता दी किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड बेसिस गिवन हो E1 E2 E3 इस टाइप का, तो डायरेक्ट इसको क्या करो, AX फॉर्म में लिखो, ए कोई मैट्रिक्स, X कोई जो भी वेक्टर है X1 X2 या Y1 XY, ठीक है ना, तो उसे डायरेक्ट हो जाएगा। अगर दूसरा बेसिस गिवन है तो क्या करेगा, ये सिस्टमेटिक ये प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन अपने को एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से बता रखा है कि कोई डिफाइन नहीं कर रखा है, केवल इतना ही बताया है यहाँ से यहाँ कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन ये क्या होगा, है ना। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कर्नल ऑफ टी इज नल स्पेस ऑफ टी, रैंक ऑफ टी डायमेंशन ऑफ कर्नल टी, नल्टी ऑफ टी डायमेंशन ऑफ कर्नल टी, रैंक ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस टी। तो मैं इसको जनरल वे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपका आंसर तो लगा ही दोगे। अगर टी हमारा यू से वी में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो कर्नल टी क्या होता है, x बिलोंग्स टू यू सच दैट टी एक्स बराबर 0 ऑफ v, 0 ऑफ v, ठीक है। तो टी एक्स इसमें चला जाएगा तो टी एक्स इक्वल टू 0 ऑफ v, या इसे वो लिख सकते हो आप 0, ये 0 किसका है, v का, ठीक है ना। देखो इसमें किसके मेंबर आ रहे हैं, u के। ये क्या होता है, एक सब स्पेस होता है। किसका होता है सब स्पेस, देखो इसका होता है, क्यों, मेंबर किसके आ रहे हैं, डोमेन के, यू। ऐसा भी पूछ सकता है सब स्पेस ऑफ यू, सब स्पेस ऑफ वी, इसका भी ध्यान रखना। इसी को बोलते हैं हम नल स्पेस ऑफ टी, नल स्पेस ऑफ टी। ये किसका सब स्पेस हो गया, इसका हो गया, ठीक है, यू का। अब आता है रेंज स्पेस, रेंज स्पेस ये क्या होता है, टी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। देखो टी एक्स कहाँ चला गया, इसमें, ये किसका है, सब स्पेस ऑफ वी। तो रेंज ऑफ टी क्या हो गया, सब स्पेस ऑफ वी, और नल स्पेस या कर्नल ऑफ टी क्या हो गया, ये इसका सब स्पेस ऑफ वी। इसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ दिस, इसको क्या बोलते हैं, नलिटी। ये जो वेक्टर स्पेस में रहेगा सब स्पेस है, तो इसका जो डायमेंशन होता है इसको क्या बोलते हैं, रैंक। रैंक ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी, रैंक ऑफ रेंज स्पेस टी इज रैंक इन डायमेंशन, सॉरी डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, रैंक डायमेंशन ऑफ नल स्पेस या कर्नल स्पेस क्या हो जाएगा आपका, नलिटी। तो देखो नलिटी कहाँ है, ये रहा, नलिटी डायमेंशन ऑफ कर्नलिटी, बिल्कुल सही है जी, ऑप्शन डी को लॉक कर दो। रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस टी, ये भी ट्रू है। इसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट आ रहे हैं, तो इसको आपको बोनस मिला था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने को डिस्कस करना है कि क्या करेक्ट है क्या करेक्ट नहीं है, ठीक है। रैंक ऑफ टी डायमेंशन ऑफ कर्नल टी बिल्कुल करेक्ट नहीं है ना। रैंक टी क्या होता है, रेंज स्पेस का डायमेंशन होता है, ठीक है ना, इसको भगा दो, डिस्कस करेंगे पूरा क्वेश्चन। रैंक कर्नल टी, कर्नल टी मीन्स, ये देखो ये तो झूठा बोल रहा है, अरे भाई एक जगह तो क्या आ रही है, सब स्पेस की बात चल रही है, नल स्पेस तो क्या है, सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस है। ये कर्नल टी क्या है, ये तो एक अरे ये सारू सत्य है क्या, कर्नल टी ये तो इक्वल सही है, ये भी ट्रू है, ठीक है ना। कर्नल टी क्या होता है, कर्नल ऑफ टी, नल स्पेस ऑफ टी, ठीक है ना। देखो जहां तक मेरा सवाल है, इसमें अधूरा क्वेश्चन गिवन है, इसमें पूछा होगा देन फॉल्स स्टेटमेंट, ये पेपर में तो नहीं गिवन है, देन इसमें पूछा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, राइट, ऐसा पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देन करेक्ट स्टेटमेंट इज
ऑप्शन ओनली वन 3 ऐसे पूछ सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यदि गिवन होता फिर बोलता करेक्ट क्या है, तो ओनली वन 3, ओनली 1 2 3, ओनली 1 3 4, राइट। तो ओनली 1 3 4 वाला करेक्ट हो जाता। क्यों? अपने पास करेक्ट स्टेटमेंट क्या होते हैं 1 3 4। तो किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं। हमारा डिस्कस कराने का मतलब ये रहता है कि इसके अगल बगल से, इसके अड़ोस पड़ोस से कोई भी क्वेश्चन आए आपका गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट टी फ्रॉम R2 to R2 बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर टी ऑफ दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। ठीक है ना, ये ना। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं आपको। 1 मिनट रुकिए, 0, ठीक है, हाँ यही है। अपने को इसका इमेज पूछा है, देखो स्टैंडर्ड बेसिस का अपने को इमेज दे दिया, इसका पूछा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो अंदर वाला है इसको क्या करेंगे, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देंगे। देखो क्यों लिख देंगे, हमें पता है टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई प्लस गामा टी ऑफ जेड, राइट। अपने को ये गिवन है और एक्स वाई जेड इनकी क्या है, इमेज गिवन है। तो क्या करेंगे, देखो इनको जो भी ये टर्म है अपना टी ऑफ वी ये गिवन है, इसको एक्स वाई जेड इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। इसकी इमेज गिवन है तो फिर इनका ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ दिस इमेज प्लस दिस इमेज प्लस दिस इमेज। तो क्या करेंगे, इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लो भैया। -3 4 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो -3 1 0 0 प्लस 4 0 1 0 प्लस 2 0 0 1। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं, लगा दिया। क्या आया, -3 टी ऑफ 1 0 0 प्लस 4 टी ऑफ 0 1 0 प्लस 2 टी ऑफ 0 0 1। दिस इज नथिंग बट -3 इसका इमेज 2 -1 प्लस 4 इसका इमेज 3 1 प्लस 2 इसका इमेज -1 2। सबका सम कर लो, -6 -12 6, ये 6, ये कितना हो गया, ये तो 4। देखो फर्स्ट ऑप्शन में तो किसी में दिक्कत है ही नहीं है ना। तो अगर ऑप्शन पढ़ लिया तो पहले वाले का सम करने की जरूरत नहीं है, दूसरे वाले का करो। 3 4 7 7 4 11 अपना ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो कंप्यूटर जी को बोलो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार अपने जो CU/CET का पेपर था उसमें टोटल लीनियर अलजेब्रा से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा। नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो पार्ट बी में डिस्कस करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके बताओ और अनसब्सक्राइब करो और चलते बनो। थैंक यू सो मच।